नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई भी बहुत प्रभावित हुई है। लेकिन जो इस बार वाला लॉकडाउन आया है उसे लॉकडाउन 5 नाम दिया गया है और उसे अनलॉक 1 भी कहा गया है। जैसा कि केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक 1 कहा है, उसी प्रकार हम भी इसे अनलॉक 1 कहेंगे। और जो अब तक हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे थे उसको भी हम अनलॉक करेंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि हमारे बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा परिणाम आवे। और साथ ही हम जो बायोलॉजी लेते समय हमने सपना सोचा था डॉक्टर बनने का, उसे पूरा कर सकें और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। उसी क्रम में बिना कोई भूमिका बंधे हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने टॉपिक जो चूज़ किया है उसका नाम है यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर पुष्प आपने 11th में पढ़ी रखा है, उसको थोड़ा सा आगे ले जाकर उसके अंदर जनन की बात की जाएगी। ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए 12th क्लास में ये चैप्टर है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एंजियोस्पर्म शब्द का मतलब क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब अपन ने नाम लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो सबसे पहले मैं आपको वापस एंजियोस्पर्म शब्द से रूबरू करवा दूं। वैसे तो आपने 11th क्लास में इस शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जब हम 12th क्लास में आए हैं और काफ़ी समय हो गया है तो इस शब्द को वापस एक बार अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंजियोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एंजियो वर्ड आया है एंजियन से। किससे आया है? एंजियन से। एंजियन। और स्पर्म शब्द आया है, वर्ड आया है स्पर्मा से। ठीक है। एंजियन का मतलब होता है केस। आप इसको केसिंग भी कह सकते हैं, केस भी कह सकते हैं। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो मतलब वो बीज जिनके ऊपर आवरण उपस्थित है। क्या उपस्थित है? आवरण। उन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। इसलिए इसका हिंदी में भी नाम है आवर्तबीजी। क्या नाम है? आवर्तबीजी। मतलब बीज के ऊपर किसी भी प्रकार का एक आवर्त या कवरिंग उपस्थित है, इसलिए इसे नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आवर्तबीजी नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम शब्द से फेमिलियर हुए कि शब्द का मतलब क्या है। एंजियोस्पर्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एंजियो आया है एंजियन से और स्पर्म्स आया है स्पर्मा से। ठीक है। तो एंजिन का मतलब है केस, स्पर्मा का मतलब है सीड। दोनों को मिला दिया तो मतलब पता चला कि वो सीड जिसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, वह सीड जिसके ऊपर केस प्रेजेंट है, वह बीज जो किसी चीज़ से आवर्त घिरा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्मी या आवर्त बीजी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? किसी को कोई डाउट नहीं? अब इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में बेसिकली वो पादप ज़्यादा आते हैं या वो पादप आते हैं जिनके अंदर पुष्प वाले पौधे होते हैं, जिसके अंदर फूल का निर्माण होता है। जो पुष्प वाले पौधे होते हैं वो एंजियोस्पर्म में ज़्यादा आते हैं। वो पौधे जो पुष्प प्रदान करते हैं वो एंजियोस्पर्मी है। ठीक है। ये अगर यूँ देखें तो ये सबसे मोस्ट एडवांस और बेनिफिशियल ऑर्डर है। मोस्ट एडवांस है और बहुत बेनिफिशियल ग्रुप है अपने लिए, और प्लांटी जगत का ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है। क्योंकि इसमें तकरीबन, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, 3 लाख स्पीसीज। कितनी स्पीसीज? 3 लाख स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट की आती है। ठीक है। इसके अंदर 64 ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स? 64 ऑर्डर्स और 13,000 नोन जेनेरा। इसके अंदर आते हैं। तो स्पीसीज कितनी आई? 3 लाख, 64 ऑर्डर्स और 13,000 नोन जेनेरा इसके अंदर आए। तो ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है। ठीक है। और मोस्ट बेनिफिशियल और मोस्ट बैलेंस ग्रुप है। और एंजियोस्पर्म कौन होते हैं?
जो पुष्प प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? पुष्प प्रदान करने वाले पौधे क्या हुए? एंजियोस्पर्म हुए। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट रहेगा? सबसे पहले अपन ने एंजियोस्पर्म शब्द का मतलब समझ लिया, एंजियन और स्पर्म्स। एंजियन का मतलब क्या पता चला? क्या पता चला? केस या केसिंग, मतलब किसी चीज़ सीड के चारों तरफ एक क्या केस या केसिंग अवेलेबल है, उसको क्या कहा गया? एंजियोस्पर्म कहा गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। बेसिकली इनके अंदर इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो रूट, लीव्स और स्टेम्स में डिफ्रेंशिएट होता है। इनका जो स्पोरोफाइट, जिसको कहता है हिंदी में बीजाणुत्पित, क्या कहते हैं? बीजाणुत्पित। इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो, टर्म दोनों याद रखनी है, मैंने क्लास में भी बता रखा है और आपको यहाँ एकदम क्लियर रखना है। इनका स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट रहता है? रूट, स्टेम और लीव में। मतलब जड़, तना और पत्तियाँ, जड़, तना और पत्तियाँ में इनका स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट रहता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है? आपको फ्लावर बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे एक फ्लावर का क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ताकि मैं आपको वापस 11th की भूली हुई यादों में लेके जाऊं और आपको याद दिलाऊं कि फ्लावर में हमने क्या पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लावर ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। फ्लावर के बारे में पिछले साल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ये लाइन किसके द्वारा दी गई थी? गोथे द्वारा दी गई थी। और पुष्प में कुछ चक्र होते हैं और पुष्प का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बारे में आपको छोटी छोटी बातें वापस में याद दिला देता हूँ और त्वरित गति से दिलाऊंगा, ताकि अपने टॉपिक की तरफ अपन फटाफट बढ़े। देखिए, पुष्प बेसिकली किससे डेवलप हो रहा है? ब्रैक्ट से डेवलप्ड हो रहा है। इसमें क्या होता है? एक पेडिसल होता है। इफ़ पेडिसल प्रेजेंट है, अगर पेडिसल प्रेजेंट है, अगर पेडिसल अगर प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे? पेडिसीलिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडिसीलिएट। देखिए, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और अब्सेंट है पेडिसल तो उसे क्या कहेंगे? सेसाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेसाइल कहेंगे। अगर पेडिसल प्रेजेंट है तो पेडिसीलिएट, अगर पेडिसल अब्सेंट है तो सेसाइल कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से आगे बात करते हैं। देखिए, पेडिसल का जस्ट ऊपरा भाग, ये ऊपर का भाग है, ये जो फूल के किसका निर्माण करता है? पुष्पासन या थैलेमस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पुष्पासन या थैलेमस का। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा ताकि आपको किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। क्लियर है? हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए आवश्यक है आपके लिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हिंदी ना पूछ के सीधा इंग्लिश टर्म भी आ सकता है, तो आपको दोनों भाषाओं में ज्ञान होना आवश्यक है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, थैलेमस। अब पुष्प के जो चक्र होते हैं, आवश्यक 4 चक्र होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 जो मुख्य भाग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला भाग होता है कैलिक्स, दूसरा भाग कौन सा होता है? कोरोला, तीसरा भाग कौन सा है? मेल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोशियम, और चौथा भाग कौन सा है? गाइनोशियम, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट। जैसा कि अभी मैंने 4 चक्र की बात की, जिसके अंदर मैंने बताया कैलिक्स, करोला, मेल पार्ट एंडोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम। कैलिक्स करोला को कहा जाता है एसेसरी चक्र, एसेसरी रोज, और मेल पार्ट और गाइनोशियम को कहा जाता है एसेंशियल। एसेसरी का मतलब है ये सहायता प्रदान करते हैं रिप्रोडक्शन में, और असेंशियल का मतलब है ये आवश्यक ही आवश्यक है। ये तो हो गए एसेसरी और ये हो गए क्या? एसेंशियल। ठीक है, क्लियर है? अब कैलिक्स को अलग से पढ़ते हैं, करोला को अलग से पढ़ते हैं, मेल पार्ट को अलग पढ़ते हैं और फीमेल पार्ट को अलग पढ़ते हैं। जहाँ तक अपन बात करते हैं सबसे पहले कैलिक्स की। ठीक है, कैलिक्स फ्लावर का जो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये कौन सा पार्ट है? कैलिक्स पार्ट है। ठीक है, और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि फ्लावर के जो इनर ऑर्गन है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम है, प्रोटेक्टिव नेचर है इसका। अगर ये नहीं होगा तो फ्लावर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, हो पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रीन कलर का पार्ट है और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? सेपल कहलाती है, सेपल कहलाती है। ठीक है,
हिंदी में कहा जाता है कैलिक्स को बाह्य दलपुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज। यहाँ लिख देता हूँ, बाह्य दलपुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का पार्ट है, कैसा नेचर प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्टिव नेचर प्रोवाइड करता है। कैलिक्स के बाद किसकी बात करते हैं? करोला की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, करोला क्या होता है? करोला, ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है वो है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इनको देख के इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीट होते हैं, वो पुष्प के प्रति आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं तभी उनके अंदर परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अगर कीट आएंगे तभी किसकी प्रक्रिया होगी? पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया होगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? एकदम क्लियर। और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? पेटल कहलाती है। ठीक है, कोरोला पार्ट को कहा जाता है दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है। कैलिक्स क्लियर हो गया, कोरोला क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेल पार्ट बेसिकली क्या है? एंडोशियम है, और ये तीसरा आंतरिक चक्र है। कौन सा आंतरिक चक्र है? तीसरा आंतरिक चक्र है। क्लियर है यहाँ तक आपको बात? अब इसको समझने के लिए अपन को हो सकता है एक अलग पेज पे जाना पड़े, ताकि मेल पार्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। अब हम पुष्प के तीसरे चक्र के बारे में बात करते हैं, जिसे एंड्रोशियम कहा जाता है, जो मेल पार्ट है, और हिंदी में जिसे कहा जाता है पुमंग। पुमंग की जो इकाई है वो कौन सी है? पुंकेसर है। जैसे अपन ने कैलिक्स की इकाई पढ़ी, करोला की इकाई पढ़ी। जैसे कैलिक्स की इकाई क्या पढ़ी? सेपल पढ़ी। करोला की इकाई क्या पढ़ी? पेटल पढ़ी। और अब एंड्रोशियम की इकाई क्या है? स्टेमन है, पुंकेसर है। तो यह मैं अपनी पहले हेडिंग लगा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। हिंदी में इसे कहा जाता है पुमंग, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंड्रोशियम। क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है। देखिए, भाषाओं का ज्ञान दोनों होना आवश्यक है। अगर आपको एक ही भाषा का ज्ञान होगा तो कभी कभी पेपर में सीधा एंड्रोशियम नाम से सवाल आ जाएगा, तो आपका वो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आते हुए भी। इसलिए दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ये एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की मैंने बोला जो यूनिट है वो कौन है? पुंकेसर है। कौन है? पुंकेसर, जिसे क्या कहा जाता है? स्टेमन। क्लियर है? अब थोड़ी इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं, यहीं से आपको एकदम चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? उनके सर की बात चल रही है। पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। पूतंतु, परागकोश, और तीसरा कौन सा? योजी। पूतंतु को कहा जाता है फिलामेंट, परागकोश को कहा जाता है पोलन सैक, और योजी है आपका कनेक्टिव। ठीक है, अब ये बात इस डायग्राम में देखते हैं। फिलामेंट कौन सा पार्ट है? देखिए, फिलामेंट ये वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? फिलामेंट ये वाला पार्ट है। परागकोश कौन सा पार्ट है? पोलन सैक कौन सा पार्ट है? ये देखिए, ये पोलन सैक है, और ये भी क्या है? पोलन सैक है। कनेक्टिव कौन सा पार्ट है? कनेक्टिव जो ये बीच में है, ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? कनेक्टिव है, यूजी है। ठीक है, ये पोलन सैक है, ये एक पोलन सैक, ये 2 पोलन सैक, तो मतलब कितने हुए? 2। कहा क्या गया? बाई। तो ये इसकी जो स्टेमन की स्ट्रक्चर है वो कैसी है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बाइलोब स्ट्रक्चर किसी एक चीज़ से आपस में जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? कनेक्टिव से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? कनेक्टिव से जुड़ी हुई है। अब ये पोलन सेक में कौन है? इस पोलन सेक में है पोलन ग्रेन। कौन है? पोलन ग्रेन, परागकण। हिंदी में भी लिख देता हूँ, परागकण। ठीक है, ये परागकण डेवलप हो रहे हैं, और इन परागकण जो डेवलप हो रहे हैं, इनको न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? इनको पोषण प्रदान करने का काम कर रहा है योजी। योजी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट है? वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या कर रहा है? पोषण प्रदान करने का काम कर रहा है। फिलामेंट का काम क्या है? सहारा प्रदान करने का काम हो रहा है। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि ये स्टेमन की स्ट्रक्चर थी, और इसके अंदर क्या हुआ कि 2 लोब आपस में जुड़ी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है,
और ये दोनों लोब आपस में किससे जुड़ी हुई है, एक कनेक्टिव से जुड़ी हुई है। और कनेक्टिव का बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। क्या प्रोवाइड करवाना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। क्लियर है। तो ये मेल पार्ट आपका लगभग क्लियर हो चुका है। अब इसके बारे में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट वो चलेगा। और कल हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की और विधिवत इसका डेवलपमेंट शुरू करेंगे, जो अपने कोर्स में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसके मार्क्स की दृष्टि से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट की दृष्टि से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार रेगुलरली क्लास अपलोड होगी और आप उससे पढ़ते रहिए, विधिवत नोट्स बनाइए। अगर आप में अंदर जिज्ञासा अच्छी हुई तो हम रविवार को डाउट क्लास का भी आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।